वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू दी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जो टोटल हमारी 10 वीडियोज़ होंगी उसमें से ये सेकंड वीडियो है। और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 2 से लिया गया है। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो essentials of valid contract, there are basically 10 essentials of a valid contract: offer and acceptance, लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन होना, पार्टीज की कैपेसिटी होना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, और दोनों पार्टीज की तरफ से एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन प्रोवाइड करना, पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होना, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जो कि वॉइड डिक्लेयर किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमेशा तो रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन कुछ सर्टन सिचुएशन में रिक्वायर्ड हो सकती हैं, और जिन सिचुएशन में वो रिक्वायर्ड हैं, जिन सर्कमस्टांसिस में वो रिक्वायर्ड हैं, उनमें इनको पूरा करना होगा। तो हम इन सब की डिटेल में वन बाय वन जाएंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे होता है? अगर एक वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होगी तो उससे एक एग्रीमेंट बनेगा। इसको अगर हम डिस्कस करें, लेट्स देयर इज वन पार्टी एंड देयर इज अनदर पार्टी। तो हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो अदील ने कहा कि आई वांट टू बाय योर बाइक फॉर ₹50,000, विल यू सेल इट, तो ये एक ऑफर है और बाबर ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो जो स्टेटमेंट अदील ने की स्टेटमेंट है दैट इज़ एन ऑफर, और जो बाबर की स्टेटमेंट है दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप जो है ये हमारी सेकंड एसेंशियल है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इस पर अगर हम बात करें तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड मस्ट हैव अ लीगल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हमेशा लीगल होना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ पार्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सोशल रिलेशनशिप हो सकता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन यानी जो हम पहले से एज्यूम करेंगे इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, but in commercial or business agreements, the usual presumption is that parties intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon। अब इसका मतलब ये हुआ कि इवन अगर कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट में एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और लीगल इंटेंशन क्लियरली शो कर रहे हैं, फिर उसमें लीगल रिलेशनशिप हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि क्लियरली आप कह रहे हैं कि इसमें हमारी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी, तो वहां पे इंटेंशन नहीं होगी। बट एक्सप्रेसली एग्री कर लें तो फिर तो जो एक्सप्रेसली आप कर रहे होंगे वही होगा, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल प्रिजम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन नहीं होती, और कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशनशिप्स की इंटेंशन होती है। इसको अगर हम कवर करें एक कह लें कि एग्जाम्पल से, तो लेट्स से कि जी अदील एंड बाबर देयर आर टू पर्सन, जैसे इस एग्जाम्पल में मेंशन है, और अदील जो है वो इनवाइट करता है बाबर को कि कम टू द डिनर एट हिज होम, और बाबर जो है एग्री कर लेता है और कहता है कि यस आई विल कम। तो लेकिन बाद में लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो बाबर है ही डजंट टर्न अप, तो फिर क्या होगा? क्या अदील उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है? द आंसर इज नो। ये इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। आप अगर कहें कि जी अब अदील की तरफ से ये पर्सपेक्टिव आता है कि जी मैंने अरेंजमेंट किए थे डिनर के लिए और मुझे उसकी वजह से पैसे लग गए और दूसरा पर्सन आया ही नहीं तो मेरा खाना ज़ाया हो गया, तो उसकी कंपनसेशन अगर डिमांड करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है और इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, एंड फॉर दैट रीज़न इट्स नॉट इन्फोर्सेबल। थर्ड जो क्राइटेरिया है एसेंशियल के तौर पर ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ये है कि जो पार्टीज हों दे मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। उनको लॉ अलाउ करता हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पर्सन मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। 18 ईयर्स की एज हो, अगर उससे कम एज है तो लॉ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ नहीं करता।
पर्सन साउंड माइंड का हो, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि एक कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। कुछ लोगों को जो है लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने से स्पेसिफिकली भी प्रोहिबिट कर देता है, जिसमें ऐसे कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जिनके साथ पाकिस्तान एट वॉर हो, या फिर हम कहते हैं कि जी कन्विक्ट जो हैं, जिनको जो मुजरिम हैं उनको फॉर द टाइमिंग जब तक उनकी सज़ा चल रही होती है तब तक मना कर दिया जाता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम केस एक पढ़ते हैं कि मारिया अ माइनर बोरोड ₹100,000 फ्रॉम लैला एंड एग्जीक्यूटेड मॉर्गेज ऑफ हर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लैंडर। अब पैसे ले लिए और प्रॉपर्टी के जो कागजात थे वो भी दे दिए, तो एक मॉर्गेज एग्जीक्यूट हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अभी हमने देखा कि जो जिनकी एज ऑफ मेजॉरिटी हो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनर का मतलब है कि उसकी एज अभी 18 ईयर्स नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो अगर वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर भी होते हैं तो एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि देयर इज़ नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ये लोग कर भी लेते हैं तो हम कहेंगे कि जो लैला के पास डॉक्यूमेंट्स हैं मॉर्गेज के, वो मॉर्गेज जो एग्जीक्यूट हुआ है वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड कंसीडर होगा। फोर्थ एसेंशियल है जी हमारे पास कंसीडरेशन। अब एग्रीमेंट में लॉफुल कंसीडरेशन का होना लाजमी है। अब ग्रेटिशियस प्रोमिसेस जो होते हैं, जिसमें आप किसी से कहते हैं कि जी मैं आपको लेट से गिफ्ट दे रहा हूँ और बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, दैट इज ग्रेटिशियस विदाउट कंसीडरेशन, और वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते जनरली। हर चीज़, हर रूल की कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बट आल्सो लॉफुलनेस ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन बेसिकली होती क्या है? तो कंसिडरेशन ये है कि एक पर्सन जो दे रहा होता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम अपना ये सिनेरियो लें तो लेट्स से कि जी टू पार्टीज हैं, वंस अगेन वी हैव नेम्स ऑफ अदील एंड बाबर। Adil offers to buy a computer from Babar for ₹50,000, to which Babar responds positively. तो दोनों के पास प्रोडक्ट्स हैं, एक के पास कैश है, एक के पास जो कंप्यूटर है। अब जो Adil's promise to pay ₹50,000 is in the consideration of Babar promise, and Babar's promise to sell the computer is consideration for Adil promise. तो अगर हम देखें तो यही बात है कि जी फॉर Adil गिविंग कैश, ही इज गिविंग कैश इन कंसिडरेशन ऑफ कंप्यूटर, और अगर बाबर का पर्सपेक्टिव देखें तो ही इज गिविंग कंप्यूटर इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कंसिडरेशन एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगी। फ्री कंसेंट। अब पार्टीज जो हैं, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि पार्टीज ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हों, उनके ऊपर कोई जोर जुल्म ज्यादती ना हुई हो जिसकी बेस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हों, और पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की जो सेंस है उसको सेम वे में अंडरस्टैंड करती हूँ। तो एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाय फ्री कंसेंट। इन अदर वर्ड द कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग। कोर्जन का मतलब होता है कि फिजिकल असाल्ट या कोई धमकी दे के या किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको डिटेन करके अनलॉफुली अगर आप किसी को मजबूर करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, तो दैट इज़ कोर्जन। इसी तरह अपना सोशल या जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड इन्फ्लुएंस है उसको अनड्यूली यूज़ करना, दूसरे पर्सन को डोमिनेट उसकी विल को करके यूज़ करना, दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। या फ्रॉड से किसी की कंसेंट हासिल करना, या उसको मिस रिप्रेजेंट करना फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और फिर करना, या मिस्टेक का इन्वॉल्व होना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर फ्री कॉन्सेंट है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फ्री कॉन्सेंट के बारे में भी अब हम सिचुएशन को देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अदील बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर ₹20,000। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बीटिंग से जो कंसेंट ली गई है तो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, और कोर्जन जो है ये एक ऑफेंस भी है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, और अगर इस तरीके से आप किसी की कॉन्सेंट हासिल करते हैं तो वो कॉन्सेंट वैलिड नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सिमिलरली Azam having advanced money to his son Babar during his minority, upon Babar's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of the advance। तो यहाँ पर एक फादर ने अपने सन पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इम्प्लॉय किया
और उससे उसकी कॉन्सेंट हासिल की, जिसमें जो उसको लोन दिया गया था उससे कई ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है अब उससे एग्जीक्यूट करवा लिया अपॉन हिज मेजॉरिटी। बेशक अब कैपेसिटी ऑफ पार्टी का इशू नहीं है, लेकिन अब कॉन्सेंट का इशू है। तो कॉन्सेंट जो है वो क्योंकि फ्री नहीं है यहाँ पर, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Sixth essential of a valid contract is lawful object. Object of an agreement must be lawful. Object is said to be unlawful. अब unlawful कब होगा? जब लॉ में फॉरबिडन हो। तो लॉ ने जो काम करने से रोका हुआ है, अगर आप वो करते हैं वो तो क्राइम भी है, और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं रहेगा। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तो अगर आप कहते हैं कि जी लॉ की डायरेक्ट तो खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन जो तरीक़ेकार फॉलो किया है वो इसी तरीके से किया है कि उससे लॉ की जो असल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एक बन जाता है कि एक शख्स जिसकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है क्योंकि उसने डेट पे नहीं किया, तो लॉ जो है रोकता है कि वो शख्स उस नीलामी में, उस ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। अब वो शख्स किसी और के साथ अपने कॉन्टैक्ट करे, अपने दोस्त के साथ, और उसे कहे कि तुम इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में ले लो और फिर मुझे दे देना, तो ये भी घुमा फिरा कर अगर आप देखें तो लॉ की खिलाफ वर्जी ही करना होगा। तो ये भी जो है अनलॉफुल है। फ्रॉडलेंट हो तब भी अनलॉफुल है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कहें कि किसी को इंजर करना है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, किसी शख्स को फिजिकली नुकसान पहुंचाना है, तो ये भी एक गलत बात है, ये भी अनलॉफुल होगा। या कोर्ट रिगार्ड करती है कि जो वो एक्ट है वो इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है। तो इस पे अगर हम देखें तो डिफरेंट केसेस हैं हमारे सामने, उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला केस है, आबिद बकर एंड फरहान एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। अब फ्रॉड के पैसों को शेयर करना, फ्रॉड इटसेल्फ, क्योंकि ये वाले हमारा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, तो फ्रॉडलेंट एक एक्टिविटी है तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो एग्रीमेंट वाइड होगा। तो कल को अगर इन तीन लोगों के दरमियान शेयरिंग के ऊपर कोई झगड़ा हो जाता है तो ये कोर्ट में जाकर उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि इटसेल्फ जो इनका एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। सेकंड देखते हैं, Amir promises to obtain for Babar an employment in the public service and Babar promises to pay rupees 10 million to Amir. The agreement is void क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है। पब्लिक सर्विस की एम्प्लॉयमेंट मेरिट पे मिलनी चाहिए, जो उसके क्राइटेरिया को मीट करता है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे और फिर ले ले। तो रिश्वत देकर एक जॉब हासिल करना गवर्नमेंट पोजीशन पे वो एक इलीगल चीज़ है, फॉरबिडन बाय लॉ भी है और जनरली भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। थर्ड में देखते हैं, अंजुम हु नोज दैट कमर हैज स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500,000 receives ₹100,000 from कमर इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग हिम, द एग्रीमेंट इज इलीगल। तो ये अगर आपको पता है कि किसी ने क्राइम किया है तो यू मस्ट ब्रिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ लॉ, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी एक इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं एंड द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड, तो लॉ ने कुछ एग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली बता दिए कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये तो वॉइड ही होंगे, इस तरह के एग्रीमेंट्स आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करने चाहिए, और अगर आप कर भी लेंगे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। तो उनकी एक लॉ ने लिस्ट दी हुई है, इस पर हम आगे भी जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस लिस्ट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ पार्टली अनलॉफुल, तो फुली अनलॉफुल हो तब भी और पार्टली हो तब भी। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, दिस रूल हैज़ सम एक्सेप्शन। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी से रोक देना, हाँ लेकिन एक माइनर को रोका जा सकता है, यानी बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि किसी को जो कानूनी एक उसके पास राइट्स हैं उससे रोक देना, अगर उस पर एग्रीमेंट करते हैं कि जी हम अपने लीगल राइट्स यूज़ नहीं करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोक देना, क्योंकि लॉ ये चाहता है और एक जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी भी होती है कि लोग ट्रेड एंड प्रोफेशन की तरफ आएँ और बिजनेस हो, इकोनॉमी मूव करे, तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट्स को वॉइड करार दिया जाता है। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अनसर्टन एग्रीमेंट्स, ये एक एसेंशियल के तौर पर भी हम पढ़ेंगे, और वैसे भी अगर आप देखें तो जो एग्रीमेंट्स अनसर्टन है, तो जब वो सर्टन ही नहीं है तो व्हाट शुड बी डन, कोर्ट में डिसाइड करना भी पॉसिबल नहीं रहेगा, तो दोज वुड बी वॉइड। और वेजरिंग एग्रीमेंट, जहाँ पर पार्टीज एक किस्म का आप यूँ समझ लेंगे शर्त लगाती हैं, जिसमें उनका असल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ में, और वो सिर्फ एक शर्त लगा के जो है ना कुछ गेन और लॉस इनकर कर रही होती हैं, तो वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे।
तो लेट्स सी कि जी ये दो पर्सनस हैं, आजम एंड बाबर. दे कैरिड ऑन बिजनेस इन अ सर्टन लोकेलिटी इन कराची. आजम promised to stop business in that locality if Babar paid him ₹1,000 per day. तो एक पार्टी की तरफ से ऑफर आई कि क्लोज योर बिजनेस, आई विल पे यू. दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया. और जब उसने पैसे मांगे कि अब मुझे पैसे दे दें, मैंने आपके कहने पे बिजनेस ख़त्म कर दिया, तो दूसरी पार्टी ने उसको देने से इनकार कर दिया. तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि आजम वुड कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम बाबर बिकॉज द एग्रीमेंट वाज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड है, तो आपको ये ऐसे एग्रीमेंट करने ही नहीं चाहिए. नेक्स्ट एक देखते हैं. Arslan promises to pay ₹10,000 to Habib if it rained today and Habib promises to pay ₹1,000 to Arslan if it did not. अब आप ये देखेंगे यहाँ पे पार्टीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और दे जस्ट वांट टू अर्न गेन ऑफ 10,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली. द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है और ऐसे एग्रीमेंट लॉ ने स्पेसिफिकली वॉइड बताए हैं. जी, एट्थ एसेंशियल है सर्टेनिटी का, कि अगर सर्टेनिटी होगी एक कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वॉइड हो सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी. एन एग्रीमेंट मे बी वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी. द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, कि हमें पता हो कि भाई इसमें क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ लेनी है, और केपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, या ये कि अभी अगर मालूम नहीं भी है तो उसका कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया हो जिससे वो मालूम हो सकता. तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. देयर आर 5 एग्जांपल्स, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल. अब पता नहीं कौन से वाला ऑयल, कोकोनट ऑयल, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, कौन सा ऑयल. देयर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड. द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि अनसर्टन है कि कौन से ऑयल की बात हो रही है. सेकेंड सिनेरियो देखते हैं. दाऊद हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल. अच्छा, अब भी वही टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दाऊद डील ही सिर्फ कोकोनट ऑयल में करता है, तो इससे बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि जो बात, जिस ऑयल की बात हो रही है वो कोकोनट ऑयल की हो रही है. द नेचर ऑफ दाऊद्स ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल. तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पेशावर. तो एक लोकेशन पे जितना भी अनाज पड़ा है वो सब बेचने की बात हो रही है, तो ये केपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है. वहाँ पे जाके उसको मैयर किया जा सकता है, उसके वजन को, कि वो कितना है, और उसको फिर उस पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वाइड. दिस इज ऑल्सो ओके. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1,000 मॉन्स एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ. अब यहाँ पे प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुई, लेकिन फिक्स की जा सकती है, यानी काशिफ के पास जाकर आप पूछ सकते हैं कि जी क्या प्राइस आप इसके लिए फिक्स करेंगे, ये क्वालिटी है और ये लोकेशन है. तो एज द प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, तो स्टिल इसको हम अनसर्टन कंसीडर नहीं करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कंसीडर होगा. हाँ, लेट्स से कि जो थर्ड पार्टी काशिफ है वो अगर इसमें प्राइस फिक्स करने से इनकार कर दे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी के ग्राउंड पर वाइड हो जाएगा. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1,000. अब दो प्राइसेस डिसाइड कर लिए, अब इसमें से कौन सी प्राइस पे होनी चाहिए, ये अनसर्टेनिटी है, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा. द टर्म्स ऑफ नाइन्थ एसेंशियल है कि जी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए. इम्पॉसिबल चीज़ जब हो ही नहीं सकती तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होगा. द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म. एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वाइड. तो एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है. अंजुम एग्रीज विद साजिद टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. अब लॉ जो है वो स्पेसिफिकली मैजिक और सिमिलर चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, और लॉ की नज़र में ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो होगा. देयर आर पीपल हु माइट बिलीव इन मैजिक, तो एग्रीमेंट इज वाइड. लीगल फॉर्मेलिटीज़. अच्छा, ऑल्दो ये जहन में आपने रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए. दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं उससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. आप जाकर एक शॉप से कोई चीज़ परचेज करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. आप बायर हैं, दूसरा पर्सन सेलर है, यू बोथ आर, वन पर्सन इज मेकिंग ऑफर, अदर इज एक्सेप्टिंग, और फिर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं एक दूसरे को और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो ऑरल कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन
लॉ किस कुछ जगह पे स्पेसिफिक डिफाइन कर देता है फॉर्मेलिटीज़ कि ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना लाजमी है, इसका रजिस्ट्रेशन में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लैंड की सेल जो है वो रजिस्ट्री के थ्रू ही होती है, वो ज़बानी नहीं हो सकती। गाड़ी का ट्रांसफ़र जो है वो बाकायदा आपको एक जो एक्साइज ऑफिस होता है उसमें जाकर प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन का जो ट्रांसफ़र है वो करना पड़ता है, तो वो उसके बगैर नहीं होता। तो an oral contract is perfectly valid contract except in certain cases where a contract must comply with the necessary formalities as to writing or registration etc. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। एन ऑरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन ये होता है कि दो पार्टीज में डिस्प्यूट है तो वो एक तीसरे पर्सन को सालिस के तौर पे, आर्बिट्रेटर के तौर पे करते हैं कि आप हमारे दरमियान फैसला कर दें। अबाउट present disputes is unenforceable because the law requires that such arbitration agreement must be in writing. लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट जो हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, तो अगर आपके पास राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अदील वर्बली प्रोमिसेस टू सेल हिज बुक टू बाबर फॉर ₹1000। अब यहाँ पे बुक को सेल करने में लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो बुक को सेल करने का अगर आपने ज़बानी वादा भी कर लिया तो आपको फिर वो पूरा करना पड़ेगा। इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द लॉ डज नॉट रिक्वायर इट टू बी राइटिंग। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी फिर साबित कैसे करेंगे। तो एक तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोर्ट ऑफ लॉ में हर चीज़ जाके साबित करनी पड़े। बाज़ औक़ात जो टू पार्टीज़ होती हैं उनका सिर्फ लॉ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इशू होता है और वो कोर्ट में जाके दोनों सच बात बता रही होती हैं कि ये बातचीत हुई थी लेकिन अब हम इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहते, और दूसरा कहता है कि जी मैं इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ, और कोर्ट उस पर डिसीजन कर देती है। इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग, विटनेसेस और दूसरे बहुत से एविडेंस के वेज होते हैं जो लॉ में यूज़ किए जा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली वट कैन नॉट बी प्रूव्ड लॉ की नज़र में वो नहीं हुआ। तो अगर आप किसी चीज़ को साबित कर सकते हैं तो उसकी बेस पर जो भी डिसीजन होगा उसको किया जा रहा होगा। So that's all for today. Have a good day.